हेलो एवरीवन। तो काफ़ी समय पहले मैंने हान गोंग जू नाम की एक मूवी एक्सप्लेन की थी। उस वीडियो के नीचे काफ़ी लोगों ने मुझसे जुनको फुरुता के केस पर बनी मूवी एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, और कुछ लोग तो उस मूवी में बताए गए केस को ही जुनको फुरुता का केस समझ रहे थे। तो सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए और आप सभी की रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए आज हम इस वीडियो में द कंक्रीट मूवी की कहानी जानेंगे। तो कहानी शुरू होती है 3 लड़कों को दिखाते हुए। वो तीनों एक कंक्रीट से भरा ड्रम एक जगह पर छोड़कर चले जाते हैं। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम इशिदा नाम के बंदे को देखते हैं। उसके जूडो टीम के मेंबर्स उसे बुली करते हैं क्योंकि वो जूडो टूर्नामेंट जीत गया था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इशिदा अपने घर पर होता है। इशिदा की माँ अपनी बेटी की इतनी बुरी हालत देखकर पुलिस को कॉल करने की बात बोलती हैं, लेकिन इशिदा कहता है कि आप मेरी फिक्र करने का नाटक मत करिए, मुझे पता है कि आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। और वो अपनी माँ पर ही हाथ उठा देता है। अब इशिदा अपनी पढ़ाई छोड़कर किसी टाइल प्लेसमेंट कंपनी में काम करने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि इशिदा अपनी गर्लफ्रेंड के मॉम से मिलता है शादी की बात करने के लिए। दरअसल इशिदा और उसकी गर्लफ्रेंड जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे, लेकिन इशिदा की गर्लफ्रेंड की माँ इन दोनों की शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी। यहाँ पर इशिदा की गर्लफ्रेंड का एक भाई भी होता है जिसका नाम होता है शिंजी। इशिदा ने पढ़ाई छोड़कर काम करना भी इसीलिए शुरू कर दिया था क्योंकि वो जल्द से जल्द पैसे कलेक्ट करके अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था। मूवी के कुछ सीन में हम लोग देखते हैं कि इशिदा अक्सर अपनी माँ को मारा करता था। उसका कहना था कि लड़कियों को पिटाई की ज़रूरत होती है, और वो अपने पिता की रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करता था। लेकिन इशिदा अपने बॉस इशिगामी की काफ़ी रिस्पेक्ट करता था। तो इशिगामी इशिदा को समझाते हैं कि उसे अपनी माँ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है और ये सारी चीज़ें उस पर सूट नहीं करती हैं। अब एक दिन इशिदा जब अपने काम पर होता है तो वहाँ पर याकुजा गैंग के 2 मेंबर्स आते हैं। उसमें से एक बंदे का नाम होता है शिमादा, जो कि इशिदा के बचपन का दोस्त भी था। शिमादा इशिदा से कहता है कि तुम क्या ये सब छोटे मोटे काम कर रहे हो, मेरी तरह याकुजा गैंग ज्वाइन कर लो और तुम भी बहुत सारे पैसे कमा पाओगे। तो शिमादा इशिदा को अपने साथ ले जाता है और इशिदा याकुजा गैंग ज्वाइन कर लेता है। लेकिन जब इशिदा की गर्लफ्रेंड को इस बारे में पता चलता है तो वो इशिदा से फौरन ही याकुजा गैंग छोड़ने के लिए बोलती है, क्योंकि उस समय पर याकुजा गैंग एक बहुत ही खतरनाक गैंग थी जिससे सभी लोग डरते थे। अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर इशिदा अपने बॉस के पास जाता है और उनसे याकुजा छोड़ने की बात करता है। वहाँ पर उसके बॉस उससे कहते हैं कि जब वो लोग इशिदा की बॉडी के टुकड़े कर कर कहीं फेंक देंगे तब वो याकुजा गैंग छोड़ सकता है। इससे इशिदा ये समझता है कि वो याकुजा गैंग कभी नहीं छोड़ पाएगा। तो अब इशिदा 2 बंदों के साथ मिलकर खुद की एक रियुजिन नाम की गैंग बना लेता है और याकुजा के लिए काम करना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में रियुजिन गैंग छोटे मोटे क्राइम करती है, जैसे कि पर्स चोरी करना और लड़कियों के साथ छेड़छाड़। लेकिन ये चारों यहाँ पर नहीं रुकते हैं। अब ये लोग बड़े क्राइम भी करने लगे थे, जैसे कि हाई स्कूल लड़कियों को किडनैप करके उन्हें सेक्सुअली अब्यूज करना। ये चारों मिलकर ना जाने कितनी लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज करते हैं। वो लड़कियां जब पुलिस से शिकायत करती हैं तो पुलिस इन लोगों को अरेस्ट भी करती है, लेकिन ये चारों सारे इल्जाम को झूठा बताकर आसानी से बच जाया करते थे। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि उनके पास इन चारों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता था। अब एक रात जब इशिदा अपनी गैंग के साथ कहीं जा रहा था तभी उसकी नज़र जुनको पर पड़ती है, जो कि अपने पार्ट टाइम जॉब से वापस घर लौट रही थी। तो यहाँ पर इशिदा काय को उसकी गाड़ी से जुनको की साइकिल हिट करने के लिए बोलता है। काय के ऐसा करते ही जुनको गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। फिर इशिदा वहाँ पर एक मददगार बनकर पहुँच जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। फिर उसके साथ साथ ही उसके घर की तरफ चलने लगता है। जुनको इशिदा को उसके पीछे आने से मना करती है तो इशिदा नाराज हो जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर जुनको ने उसकी बात नहीं मानी तो उसका कनेक्शन याकुजा गैंग से है और वो जुनको के घर वालों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इशिदा यहाँ पर जुनको को धमका कर एक होटल में ले जाता है और वहाँ पर वो उसे सेक्सुअली अब्यूज करता है। इसके बाद फिर वो जुनको को एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो अपने ग्रुप के बाकी तीनों मेंबर्स को बुलाता है और जुनको को उन तीनों के हवाले करके वहाँ से चला जाता है। वो तीनों जुनको के साथ उसी जगह पर इशिदा का इंतजार करते हैं, लेकिन काफी टाइम हो जाता है और इशिदा वापस नहीं आता है। तो ये तीनों जुनको को उसी रूम में ले जाते हैं जो कि इनका मेन ऑफिस था, और वहाँ पर काय भी जुनको को सेक्सुअली अब्यूज करता है। अब अगले दिन इशिदा अपने बहुत सारे दोस्तों को उसी रूम में बुला लेता है और वो सभी मिलकर जुनको को सेक्सुअली अब्यूज और बहुत टॉर्चर करते हैं। तो अब ये लोग बैठकर डिस्कस करते हैं कि ये लोग जुनको को जाने दें कि नहीं। काय कहता है कि पुलिस की नज़र उन पर पहले से ही बनी हुई है, अगर जुनको ने जाकर इनके खिलाफ शिकायत कर दी तो ये लोग बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं,
इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग जुनको को जाने नहीं देंगे। तो अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जुनको के घर ना आने से जुनको की माँ काफ़ी परेशान थी, इसलिए वो पुलिस में कंप्लेन कर देती हैं। ये बात इशिदा को पता चल जाती है और इशिदा जुनको को फ़ोन देकर कॉल करवाता है। जुनको अपनी माँ से कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने एक दोस्त के घर पर है। ये बात सुनकर जुनको की माँ को तसल्ली हो जाती है और वो अपनी पुलिस कंप्लेन वापस ले लेती हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जब शिंजी अकेले बैठकर गेम खेल रहा था तो जुनको उसका भरोसा जीतने की कोशिश करती है। वो उसे यकीन दिलाती है कि बाहर जाने के बाद वो उनके बारे में कुछ भी नहीं बताएगी, लेकिन शिंजी इशिदा से इतना डरता था कि वो जुनको की मदद ही नहीं करता है। अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि रात को जब ये चारों सो रहे थे तो जुनको मौका देखकर नीचे आती है और पुलिस को कॉल लगाकर फौरन ही घर से बाहर भाग जाती है। लेकिन काय उसे पकड़ लेता है और इशिदा फोन कॉल पर पुलिस से ये कहता है कि ये एक प्रैंक कॉल थी जो कि उसकी बहन ने की थी। उसी रात शिंजी की माँ जुनको को देख लेती हैं और वो समझ जाती हैं कि इन लोगों ने उसे जबरदस्ती कैद कर रखा है। इसलिए एक रात जब ये चारों सो रहे थे तो शिंजी की माँ जुनको को वहाँ से भगाने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन काय फिर से जुनको को पकड़ लेता है और सजा के तौर पर इशिदा लाइटर फ्लूइड को जुनको के पैर पर डालकर आग लगा देता है। मतलब इन चारों में सबसे ज्यादा अब्यूसिव इशिदा ही होता है। ये लोग बस यही नहीं रुकते हैं, उसी रात ये लोग जुनको को इतना टॉर्चर करते हैं कि बेचारी जुनको की उसी रात मौत हो जाती है। जुनको की मौत से ये चारों बिल्कुल घबरा जाते हैं और हम लोग यहाँ पर मूवी के स्टार्टिंग वाली सीन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये तीनों उसी ड्रम में कंक्रीट के साथ जुनको की बॉडी डालकर एक खुले मैदान में छोड़कर चले जाते हैं। अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि पुलिस इशिदा को अरेस्ट कर लेती है उन सभी शिकायतों के आधार पर जो कि उसके खिलाफ की गई थी। पुलिस को लगता है कि उसने एक फैमिली का मर्डर भी किया है। डिटेक्टिव इशिदा से कहते हैं कि तुम अब एक मर्डरर भी हो। इशिदा को यहाँ पर बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पर किसी फैमिली के मर्डर की बात हो रही है। उसे लगता है कि पुलिस को जुनको के मर्डर के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो खुद से अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ध्यान रहे कि इस मूवी में वो सारी बातें नहीं बताई गई हैं जो कि जुनको के साथ असलियत में हुई थी। रियल लाइफ में जुनको ने कितना टॉर्चर सहा था और उसके साथ क्या क्या हुआ था वो तो सिर्फ वही जान सकती है। इस मूवी में एक बात ये भी नहीं बताई गई है कि इशिदा जुनको के ही स्कूल में पढ़ता था और इशिदा जुनको को पसंद भी करता था, लेकिन जुनको के दिल में इशिदा के लिए कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं थी, इसलिए वो उसे रिजेक्ट कर देती है। जिसके बाद इशिदा को गुस्सा आ जाता है और इसलिए वो जुनको को किडनैप करके उसके साथ ये सब करता है। तो इन चारों के अरेस्ट होने के बाद हिरोशी को 20 साल की कैद की सजा मिलती है, शिंजी को 9 साल की कैद की सजा मिलती है, यासुशी को 8 साल की कैद की सजा मिलती है और कामिसाकु को जुवेनाइल प्रिजन में 7 साल की कैद की सजा मिलती है। तो मूवी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।